बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आज़म अब्दुल रज़ाक। नाजरीन, बात करते हैं हम जब बच्चों की सेहत की, तो हमारे जहन में एक ही सवाल आता है और वो आता है पोलियो। पोलियो एक वो बीमारी जो लाइलाज मर्ज है। पोलियो जो है वो बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। एक दफ़ा जब बच्चा पोलियो का शिकार हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप अपने बच्चों को हर बार 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलवाएं। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में पोलियो की ड्राइव जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन चलती रहती हैं। पाकिस्तान में जो है वो पूरे पाकिस्तान के तकरीबन 2 से 4 करोड़ बच्चे जो है वो पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो हर महीने या हर ड्राइव में या हर मुहिम में जो है वो पीते हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान में पोलियो अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाहिद 2 मुल्क हैं पूरी दुनिया में जहां पर पोलियो के वायरस आज भी मौजूद है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में पोलियो ख़त्म हो चुका है। पूरी दुनिया में जो है वो पोलियो का खात्मा हो चुका है, लेकिन क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो बाकी है। नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मेहमान रहेंगे तर्जुमान पोलियो प्रोग्राम सिंध आबिद हसन साहब, इशाद सोधर साहब डिप्टी कमिश्नर साउथ हैं, और उसके अलावा ताहा सलीम साहब डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल है। हम कोशिश करेंगे इन सबको मेहमानों को जो है अपने प्रोग्राम में शामिल करें। नाज़रीन, इसी बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त तर्जुमान है पोलियो प्रोग्राम सिंध के आबिद हसन साहब। हम उनको जो है ना प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वाई पाकिस्तान, अभी तक पाकिस्तान जो है वो उसमें पोलियो अभी तक बाकी क्यों है। बहुत शुक्रिया आबिद हसन साहब आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, और मैं आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। आबिद हसन साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। अच्छा जी, आबिद साहब, सिर्फ वही सवाल कि पाकिस्तान में अभी तक पोलियो का खात्मा क्यों नहीं हो सका। देखिए, पाकिस्तान में पोलियो के खात्मा हासिल करने के लिए कई चैलेंजेस का सामना रहा है, और अगर 2012 से हम इस चीज को देखें तो आपको याद होगा उस वक्त मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल नाकिस थी, और खास तौर पर अगर बात की जाए नॉर्दर्न एरियाज की, फाटा की, तो 3.5 लाख बच्चे हर पोलियो मुहिम में वहां पर मिस किए जाते थे। एंड इसके नतीजे में वायरस पूरे मुल्क में भी फैल सकता था चूंकि ट्रैवल होता था, और कई ऐसे इलाके थे जहां पोलियो वर्कर्स की रसाई नहीं थी। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मेहनत की वजह से सिक्योरिटी सूरत हाल पे 2014 तक 2015 तक काबू पाया गया, जिसके बाद फौरन आपको नजर आया कि पोलियो मुहिम की कामयाबी सामने आनी शुरू हुई। देखा जाए तो 2017 में और 2018 में 8 से 12 पोलियो केस मुल्क में रह गए थे, लेकिन बदकिस्मती से अप्रैल 2019 में एक पेशावर इंसिडेंट सामने आया, जिसमें एक मंसूबाबंदी के तहत प्रोपेगेंडा किया गया था सोशल मीडिया पर पोलियो की मुहिम के खिलाफ, जिसके नतीजे में पोलियो मुहिम रोकनी पड़ी। और जब ये पोलियो मुहिम उस वक्त रुकी तो जाहिर बात है जब कतरे नहीं पिलाए जाएंगे तो पोलियो के केसेस में इजाफा होगा, और उस साल 147 पोलियो केसेस सामने आए। सितंबर 2019 से आगे पोलियो प्रोग्राम ने फिर से अपना काम शुरू किया, घर घर जाना शुरू किया, और 2020 तक काफी कामयाबी हासिल हो गई थी। लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 की आमद की वजह से पोलियो प्रोग्राम को एक मरतबा फिर से रोकना गया, और 4 से 5 महीने तक पोलियो प्रोग्राम दरवाजों तक नहीं पहुंच सका। लेकिन उसके बाद, और ये जो है एक चीज है जो पोलियो वर्कर्स की भी कामयाबी है, खासतौर पे जो हमारे डीसीज हैं उनकी कामयाबी है कि इन्होंने कोविड और पोलियो को साथ टैकल करना शुरू किया। और इस मेहनत के नतीजे में मैं खुशी से आपको ये बात बता सकता हूँ, इनकी मेहनत की वजह से, फ्रंटलाइन वर्कर्स की मेहनत की वजह से 1.5 साल गुजर गया है, 1.5 साल से जायद सिंध में और कराची में कि पोलियो केस सामने नहीं आया है। और जो मोहलियाती नमूने भी हैं जो कि एनवायरमेंटल सैंपल्स कहलाए जाते हैं, वो भी इस वक्त ग्रीन नजर आ रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ हेडवे हैज बीन मेड, और इंशाल्लाह अगर इसी तरह चलता रहा तो जल्द पोलियो का खात्मा हो सकेगा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि पिछले 1.5 साल से कोई केस सामने नहीं आया, मतलब जो पिछला साल गुजरा है उसमें कोई भी केस नहीं है? गुज़िश्ता साल सिंध में एक भी पोलियो केस रिपोर्ट नहीं किया गया। ओके, तो पूरे पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो जनवरी में गुज़िश्ता साल एक पोलियो केस जो है बलूचिस्तान से आया था। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 1 साल से ज्यादा हो गया है कि पोलियो केस पाकिस्तान में नहीं आया है। लेकिन इस बात का जो है याद रखा जाए कि ये मेहनत जो है बरकरार रखना होगी, और इसको बरकरार रखने से ही पोलियो से निजात पाया जाएगा। अच्छा, अभी साहब, कितना अरसा कैंपेन्स यानी कि मुहिम चलती रहे, और कितना अरसा जो है वो केस ना आए तो ही सर्टिफिकेट लिया जा सकता है, क्या मैकेनिज्म होता है इसका? देखिए, 3 साल एक मुल्क को पोलियो से पाक रहना होगा, जब जाके आपको पोलियो फ्री स्टेटस मिलेगा। और जब तक आपकी पोलियो मुहिम जो है वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। इस साल में 6 पोलियो मुहिम चलाई जाएंगी,
जिससे बच्चों को कतरे दिए जाएंगे, दरवाजों पे जाके उनकी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि एक दफा पोलियो फ्री स्टेटस हासिल हो गया, उसके बाद पोलियो की कैंपेन्स में कमी जरूर आएगी, लेकिन चंद सालों तक उनको कंटिन्यू रखना होगा ताकि वायरस कहीं वापस ना आ जाए। सर्विलेंस के तौर पे या जिस तरह कैंपेन्स होती रही हैं होती हैं इसी तरह होती रहेंगी? कैंपेन्स में कमी जरूर आएगी, लेकिन कैंपेन्स फिर भी करनी पड़ेंगी, बच्चों को पोलियो कतरे फिर भी पिलाने पड़ेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कहीं वायरस कहीं और से वापस ना आ जाए। ओके, तो मुझे ये बताइएगा कि वो जो कैंपेन्स होंगी वो नेशनल लेवल पर होंगी, प्रोविंस लेवल पर होंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगी, तालुका लेवल पर होंगी, उसी लेवल पर होंगी? देखिए, इस वक्त तो इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी पोलियो के खात्मे में अभी थोड़ा सा सफर बाकी है। अगर 1 साल 1.5 साल गुजरा है पोलियो केस के बगैर, तो एक और 1.5 साल और गुजारना है, और उसके बाद फिर पोलियो प्रोग्राम नेशनल लेवल पे जो मनसूबाबंदी करेगा और जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप्स की हिदायत होगी, उसके ऊपर बुनियाद बना के ये फैसला किया जाएगा कि किस किस जगह में कैंपेन जरूरी है। ओके, अच्छा, एनवायरमेंटल सैंपल की बात की, उसको माहौलियाती जो नमूने होते हैं, इसको एनवायरमेंटल सैंपल आपने कहा, इसका क्या इंडिकेटर होता है और किस तरह ये लिए जाते हैं, क्या तरीकेकार होता है? और जिस तरह आपने कहा कि वो नेगेटिव है, तो वो इसको कितने अरसे तक वो नेगेटिव रहने चाहिए? देखिए, मुल्क में जगह जगह से जहां पर आपका गटर का पानी मौजूद है वहां से सैंपल्स लिए जाते हैं। ओके। और उन सैंपल्स का जो है टेस्ट किया जाता है कि क्या उसमें पोलियो वायरस मौजूद है कि नहीं मौजूद है। और ये एक बहुत कामयाबी की बात है, और खास तौर में कराची जो कि एक हाई रिस्क एरिया है, सुपर हाई रिस्क यूसीज है, यहाँ पर ट्रैवल है फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री और दूसरे मुल्कों से भी, कि यहाँ पर पिछले 6 से 7 महीने से एनवायरमेंटल सैंपल्स नेगेटिव हैं। उसका ये मतलब है कि उनमें पोलियो का वायरस नहीं पाया गया है। और ये इसी का सबूत है कि पोलियो मुहिम जो है कामयाबी से जारी है और घर घर पहुंच रही है। और एनवायरमेंटल सैंपल्स नेगेटिव होने, पॉजिटिव होने ही नहीं चाहिए, उनमें जो है पोलियो का वायरस होना ही नहीं चाहिए। और यही है जो पोलियो प्रोग्राम चाह रहा है कि ना सिर्फ बच्चे वायरस से महफूज रहें, बल्कि एनवायरनमेंट से, मतलब माहौल से पोलियो का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। अच्छा, क्या बेसिक वजूहात हैं? जिस तरह भी आपने फाटक के हालात बताए, अभी तो खैर वहाँ के जो सिलसिला है बहुत बेहतर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप बताएं कि अभी क्या कराची में खास तौर पर अगर सिंध की बात करें तो सिंध में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है फ्रंट एंड वर्कर्स को और खास तौर पर पॉलिसी मेकर्स को और ड्राइव को? देखिए, आप यूं देखें कि सिंध में ओवर 9 मिलियन किड्स, 9 मिलियन से ज्यादा बच्चे, ठीक है, जिसमें से 22 लाख 23 लाख बच्चे सिर्फ कराची में मौजूद हैं। ठीक है। इनके पास 6 दफा साल में जाना, घर घर जाना, इसकी मंसूबाबंदी करना एक चैलेंज है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टारगेट है। दूसरी चीज ये है कि इस शहर में अलग अलग कम्युनिटीज हैं और अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग वजूहात होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि वो पोलियो को रेजिस्ट करें। सबसे बड़ी चीज इसमें ये सामने आती है कि बार बार पोलियो के कतरे क्यों पिलाए जाएं, और ये सवाल कम्युनिटी की तरफ से अक्सर आता है। लेकिन इसका जवाब एक बहुत सिंपल जवाब है जो हमें आपके तवज्जुह से फैलाना है, और आप भी इसको उजागर करिएगा, और वो ये है कि हर दफा पोलियो के कतरे पिलाने से बच्चों की कुव्वत मुदाफियत में इजाफा होता है। पहली बात तो ये। और दूसरी चीज ये है, जब वो पोलियो के कतरे बच्चे के पेट में जाते हैं और उसका इखराज करता है, तो आपका जो माहौल है, जो आपके गटर का पानी है, उसमें से पोलियो वायरस जो है हटाया जाता है, पोलियो का वायरस वहां पर पाक होता है। तो ये है मेन वजह। इसके अलावा जहां तक चैलेंजेस को देखा जाए तो यही है कि अलग अलग किस्म की अफवाहों ने भी प्रोग्राम को काफी माजी में मुतासिर किया है, जिसमें बहुत चीजें हैं। और लेकिन ये है कि पोलियो प्रोग्राम ने, डीसीज ने ओन किया है इसको, और जब ये कम्युनिटी एंगेजमेंट करके लोकल वर्कर्स लेके सामने आए हैं तो बहुत बड़ी हद तक इन अफवाहों पर काबू पा लिया गया है। अगर यूं देखा जाए, अगर मैं अगस्त 2020 से अब तक को देखूं तो 68% मिस्ड बच्चों में और रिफ्यूजल्स में कमी आई है, जो कि एक बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। 68% जी बहुत काफी बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा आबिद साहब कि किस तरह ड्राइव चलती है, और जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि बहुत सारे अलग मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग कराची में रहते हैं, क्योंकि कराची मिनी पाकिस्तान है, हर तरह के लोग यहाँ पर जो है वो बसते हैं। तो आपने कहा जो चैलेंजेस आप लोगों की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से आते हैं, उनको क्या हुकूमत ने क्या हिकमत अमली बनाई है? खास तौर पर जाहिर है आप लोग जो हैं वो पॉलिसी मेकर्स हैं, आप लोग जो हैं वो इन चीज़ों को लेकर चलते हैं, हिदायत देते हैं, तो क्या हिदायत जारी की जाती हैं
खास तौर पर रिफ्यूजल कम्युनिटीज के लिए, और जहां पर लोगों के जहन में कोई मनफी बातें हैं तो उसको लेकर किस तरह आप लोग इसको टैकल करते हैं और किस तरह आप लोग इन चीजों को दूर करते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि कराची में मुख्तलिफ कम्युनिटीज मौजूद है और हर किसी से मुख्तलिफ तरीके से कम्युनिकेशन की जाती है। तो इस प्रोग्राम की बहुत बड़ी बात है कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट में जो है अलग अलग जगहों पे मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स हैं प्रोग्राम में जो कि उन्हीं कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। कोशिश ये है कि पोलियो वर्कर भी उसी कम्युनिटी से हो, साथ में वहां पर सोशल मोबिलाइजर्स भी मौजूद होते हैं जो जाके घर घर पोलियो के कतरे पिलाने के फायदे बताते हैं और अगर कोई गलत फहमी होती है तो उसको दूर करते हैं। साथ में रिलीजियस सपोर्ट पर्सन का भी एक किरदार है और जो है एक फतवों की भी किताब जारी की गई है कि अगर किसी को मजहबी बुनियाद पर कोई इख्तलाफ हो तो उसको यूं एड्रेस किया जाए। अगर इससे आगे देखा जाए तो इस कम्युनिटी एंगेजमेंट सेशंस में जो है जो पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है उसके डॉक्टर्स, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स और सेलिब्रिटीज ने भी भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया है। तो पोलियो इराडिकेशन जो है वो सिर्फ हुकूमत या किसी एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना हुकूमत का काम था और वो उनको ले आए हैं और इसी वजह से जो आपको इस वक्त नताइज और कामयाबी नजर आ रही हैं उनकी यही वजह है। अच्छा आबिद साहब, जिस तरह हमने कोरोना देखा एक इंटरनेशनल कॉज था, एक बहुत ज्यादा पेंडेमिक की सूरत हाल थी, इसी तरह पोलियो प्रोग्राम भी देखा जाए तो एक नेशनल कॉज है और काफी अरसे से, सालों से, कई सालों से पोलियो प्रोग्राम चल रहा है और शायद मैंने भी पोलियो कतरे जरूर पिए होंगे। तो बचपन से लेकर आज तक हम ये सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, लेकिन पोलियो को एरेडिकेट नहीं कर पा रहे। तो आप इस सब क्या हमें कोई मास कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है कि हुकूमत के नुमाइंदे या हुकूमत के जिम्मेदारान खुलकर सामने आए, जिम्मेदारियां लें उन बच्चों की जो लोगों के जहन में मनफी असरात बसते हैं उनको दूर किया जाए। जिस तरह कोरोना के लिए हमारे फोन्स में रिंगटोन्स भी लग जाती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना वो मोबिलाइजेशन के लिए जगह जगह बैनर्स, एडवर्टाइजमेंट, टीवी के थ्रू, छोटे छोटे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू इन चीज़ों को जो है ना वो कम्युनिकेट किया जाता है। लेकिन मैंने ये चीज़ मैंने देखी है कि जो भी कैंपेन्स आती हैं, जिस तरह आज की कैंपेन्स, बहुत सारे लोगों को जो है ना, आज अब कैंपेन शुरू हुई है 8 से 24 से, ये 30 तक चलेगी, 7 दिनों की कैंपेन होती है। तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, जब तक वर्कर घर पर नहीं पहुंचती लोगों को पता नहीं होता। तो इसका कोई हल नहीं निकाला आप लोगों ने ताकि लोग मेंटली रेडी रहें? हमारे पास 2 सर्वेस किए जाते हैं कि कैंपेन का पता हो कम्युनिटी को कि नहीं पता हो, लेकिन मैं आपको ये यकीनन बता सकता हूँ कि अगर रिस्पोंडेंट्स में से 90% से ज्यादा को ये पता होगा कि पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी और इसकी कई वजूहात हैं। एक तो जगह जगह बैनर भी लगे हुए हैं कम्युनिटी में, दूसरा पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम और सिंध पोलियो प्रोग्राम के वर्कर्स हर दरवाजे तक पहुंचते हैं और वो उस दरवाजे तक सिर्फ कैंपेन में नहीं पहुंचते, कैंपेन से पहले ही उसका ग्राउंड बनाना शुरू किया जाता है और लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि पोलियो मुहिम इस तारीख से शुरू की जाएगी। लिहाजा ये बात है कि जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको पोलियो कैंपेन शुरू होने से पहले पोलियो का मालूम होना चाहिए और होता भी है। दूसरी चीज, जो मीडिया ने हमारा साथ दिया है, लिहाजा जिस तरह आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, कल का आप अखबार उठा के देख लें, उसमें भी लिखा हुआ है, परसों भी लिखा हुआ है। जहां तक आपने गवर्नमेंट ओनरशिप की बात की, आपके साथ इस वक्त 2 डिप्टी कमिश्नर्स मौजूद हैं और ये दोनों डिप्टी कमिश्नर्स आपको कैंपेन में रिफ्यूजल कम्युनिटीज को एंगेज करते हुए नजर आएंगे, वर्कर्स को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, एंड दे हैव बीन डूइंग दैट एवरी कैंपेन ऑलमोस्ट। तो इससे ज्यादा ओनरशिप मेरे ख्याल में पोलियो प्रोग्राम की माजी में रही नहीं है। चीफ मिनिस्टर सिंध अमूमन इसका जो इफ्तिताह करते हैं, वजीर सेहत सिंध इसका इफ्तिताह करती हैं, हाई लेवल मीटिंग्स में चीफ सेक्रेटरी के साथ वो मौजूद होते हैं। सो देयर इज अ वेरी बिग इनेबलिंग एनवायरनमेंट एट द मोमेंट। लेकिन चीज ये है कि इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट को आगे लेके चलना है, जो कामयाबियां हासिल की हैं अब पीछे नहीं जाना और इसके लिए मेहनत जारी रखना होगी। अच्छा, तो क्या टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पोलियो को एंड करने के लिए? कुछ एक जाहिर टारगेट गोल सेट किए जाते होंगे एक किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए, तो क्या गोल सेट किया है उसके लिए? देखिए, पाकिस्तान, मैं ये नहीं कह रहा कि 2026 में पोलियो का खात्मा हो जाएगा, लेकिन जो मनसूबाबंदी की गई है उसमें यह है कि 2026 तक कोशिश है कि पोलियो पे जितना काबू पाया जा सकता है पाया जाएगा। लेकिन अगर आप इस वक्त का ट्रेंड देखें, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो एज ए पाकिस्तानी हमें ये दुआ करनी चाहिए कि वी डोंट फेस एनी सेटबैक्स और पोलियो का जल्द अज जल्द खात्मा हो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पोलियो प्रोग्राम बढ़ता जाएगा, उसकी कामयाबी मिलती रहेगी, वायरस भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ता है।
जब वायरस जो है, आप वायरस को शिकस्त देने वाले होते हैं, तो वो फिर ढूंढता है जगहें जहां पर उसको मिस्ड पॉकेट मिले या कोई ऐसा बच्चा मिले जिसकी कुव्वत मुदाफियत कम है, और इसकी वजह से सेटबैक्स भी हो सकते हैं। लिहाजा इस पर कोई तारीख तो नहीं डाली जा सकती, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वी आर इन द लास्ट माइल ऑफ पोलियो एरेडिकेशन, और हमारी तो यही दुआ है और पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। अच्छा आबिद साहब, एक दो आखिरी सवाल। ऑनरशिप, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऑनरशिप डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो मैंने देखा है इंगेज भी रहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर इंगेज रहते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इंगेज रहते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हो या वो किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से हो, वो इंगेज रहते हैं, आप जैसे लोग भी इंगेज रहते हैं। इसका बेनिफिट डायरेक्ट लोगों को पता नहीं है, तो ये बेनिफिट बताने के लिए कोई आप लोगों ने कम्युनिकेशन, जिस तरह आपने कहा वर्कर की वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो कम्युनिकेट इस तरह कर पाए कि इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो उनका बच्चा होता है, तो वो इनको कैसे बताने का एक आप लोगों ने इनिशिएट किया है कि इसको कैसे बताएंगे, क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? बिल्कुल जी, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की थी कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स की, यानी कि वो लोग जो कम्युनिटीज में असर रसूख रखते हो, जिनकी बात सुनी जाती हो। दैट कैन बी कोई विलेज का बड़ा हो या कम्युनिटी का बड़ा हो, डॉक्टर भी हो सकता है, मजहबी स्कॉलर भी हो सकता है। वी हैव एंगेज्ड दीज पीपल ऑन अ हाई लेवल। तो तकरीबन हर कम्युनिटी में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि एंगेजमेंट सेशंस करते हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल अगर कोई लोग हैं जिनके दिमाग में खदशात है, जहन में खदशात हैं, उनको ये बुलाते हैं और वहां पर ये सब मिल के कम्युनिटी में इसके डायरेक्ट बेनिफिशरीज का फायदा बताते हैं। मैं एक बात आपको बताऊं कि 2014 में जब मुश्किलात थी पोलियो प्रोग्राम में, तो 306 पोलियो केस सामने आए। अगर हम 20 साल 25 साल पहले देखें तो हम सब ने पोलियो केस देखे हैं अपने इर्द गिर्द। मसला ये होता है कि एक ऐसी डिजीज, एक ऐसे वायरस पे रिस्क परसेप्शन बताना जो आपको नजर ना आए। अब बात यही है, आप ये मुहिम अगर बंद कर देंगे, बच्चों को पोलियो एकत्र नहीं पिलाएंगे, तो पोलियो फैलने में वक्त नहीं लगेगा। सो एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू है कि मीडिया कैंपेन्स के जरिए, क्योंकि खास तौर पे मीडिया पे काफी ट्रस्ट होता है, तो आप लोगों को एंगेज करना है, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यूज योर प्लेटफॉर्म, ताकि ये लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं है। इस वक्त तो देखिए 1.5 साल गुजर गया है, पोलियो केस नहीं सामने आया है, लेकिन अगर ये वैक्सीन ना हो, अगर ये अपनी मेहनत ना करें लोग आपके दरवाजों तक आने तक, तो बच्चे फिर से माजूरी का शिकार हो सकते हैं। जी अच्छा, कोई पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहेंगे? और एक उससे पहले एक सवाल कि अभी तो जो टीके लग रहे हैं उसमें भी शायद पोलियो जो है वो उसका टीका भी शामिल किया जा रहा है, तो उससे क्या फायदा है, और ये जो खतरे हैं और जो टीका है इसमें क्या डिफरेंस है आबिद साहब? देखिए, पोलियो का टीका जब बच्चे को लगेगा तो बच्चे की कुव्वत मुदाफियत बजरिया खून पोलियो वायरस के खिलाफ बेहतर होगी। ओके। और ही विल बी मोर प्रोटेक्टेड, और शी विल बी मोर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पोलियो। पोलियो के कतरे बार बार पिलाने से ये होगा कि अगर कोई भी इम्यूनिटी गैप है किसी वजह से, जो कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है, बच्चा कमजोर भी हो सकता है, उसको फिल किया जाए। लेकिन एक बात मैं वाजे कर दूं, पोलियो के इंजेक्शन और कतरे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ताकि बच्चे जो हैं पोलियो से महफूज रहें। और अगर पोलियो का खात्मा करना है तो ये कतरे जो है बार बार पिलाना जरूरी है, ताकि आपके माहौलियात, आपके एनवायरमेंटल सैंपल, गटर के पानी में से पोलियो का खात्मा किया जाए, जो कि सिर्फ कतरों के जरिए ही किया जा सकता है। सो अगर हमने पोलियो फ्री वर्ल्ड, पोलियो फ्री पाकिस्तान देखना है, तो इन दोनों स्ट्रैटेजीज को साथ लेके चलना है। और जहां तक रही पब्लिक सर्विस मैसेज की ताल्लुक, 2 कतरे हर बच्चा हर बार, जब भी आपकी घर के दरवाजों पर टीमें आए तो उन्हें इनकार ना करें, हर दफा पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। इसमें कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा है, बच्चों की कुव्वत मुदाफियत बढ़ेगी, माहौलियाती सैंपल से पोलियो गायब होगा, और इंशाल्लाह पोलियो फ्री पाकिस्तान हम पाके रहेंगे। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका भी और फयाज अब्बासी साहब का भी। उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे जो है ना नॉमिनेट करके जो है वो कहा था कि आबिद साहब प्रोग्राम में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया आबिद साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। इंशाल्लाह हम अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर प्रोग्राम्स करते रहें, और हम इसको इसी तरह लोगों के साथ हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते रहें और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते रहें कि पोलियो फ्री पाकिस्तान होगा तो हमें पूरी दुनिया में सुरखरू होने का मौका मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे आबिद हसन से, तर्जुमान है EOC सिंध के,
यानी कि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, जो पूरा पोलियो का प्रोग्राम पूरे सिंध में चलाते हैं, उनके तर्जुमान से हमारी बात हो रही थी। और वो ये कह रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर साहब और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोविड के साथ साथ हम पोलियो की ड्राइव भी जो है वो चलाते रहें, ताकि हमारे बच्चे पोलियो से महफूज रह सकें। इसी पर बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ताहा सलीम साहब, डिप्टी कमिश्नर है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ उन्होंने प्रोग्राम में टाइम दिया। जाहिर उनका बिजी शेड्यूल है, आज उनकी इस वक्त उनकी जो है ना इवनिंग मीटिंग भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया ताहा साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। जी ताहा साहब, कोविड के साथ साथ पोलियो ड्राइव और आपके जो डिस्ट्रिक्ट में ना गुजर नाला भी लगता है, तो आप बताएं कि किस तरह आप इन दोनों चीजों को टैकल कर रहे हैं जो कि बहुत मुश्किल काम है। जी बिल्कुल, लेकिन दोनों ही नेशनल कॉज हैं और उस पर हमको बिल्कुल जो हिदायत मिलती है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उसको हम 100% इम्प्लीमेंट करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि हमारे जितने भी टारगेट्स हों वो हम पूरे करें। और ये पहली दफ़ा हम नहीं कर रहे हैं, पहले भी जो पिछले मंथ भी पोलियो की कैंपेन हुई थी वो भी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल हुई थी। हमने 100% क्रॉस किया था टारगेट अपना पोलियो का भी, और उसके साथ साथ हम कोविड की भी कर रहे थे, विटामिन ए भी दे रहे थे। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन डूइंग प्रीवियसली एज वेल, और हमें अंदाज़ा है कि किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारी टीम्स, हमारे यूसीएमओज, हमारे एसीज सारे फील्ड में होते हैं। और जिस तरह से भी कहा कि हमारी इवनिंग मीटिंग्स भी होती हैं जिसमें रिव्यू हुई, और आज की जो इवनिंग मीटिंग का रिव्यू था उसमें काफ़ी अच्छे नंबर हमें दिखने को मिल रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें ऑन ट्रैक हैं और हम इसमें अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा ताहा साहब, अंदाजन आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे अंडर 5 ईयर्स जो है वो आप लोग कवर कर रहे होते हैं एक मुहिम में? जी हमारे 300,000 प्लस होते हैं बच्चे जो हम कवर करते हैं। अच्छा ताहा साहब, किस तरह टैकल कर रहे हैं, क्या आप लोग इनिशिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत फिजिकल जो है ना वो इंटरेक्शन रहता है बच्चे के साथ और पोलियो वर्कर के साथ, तो किस तरह मेक श्योर करते हैं कि बच्चा भी प्रोटेक्टेड रहे और जो ड्राइव है वो भी चलती रहे और जो वर्कर है वो भी प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, कम्युनिकेबल डिजीज हैं तो जाहिर है वो कम्युनिकेट हो सकती हैं डिजीज, तो किस तरह आप लोग टैकल कर रहे होते हैं इन सब चीजों को, जरा तफसील से बताइएगा प्लीज। ये जो टीम्स की डिप्लॉयमेंट है वो बड़ी रैशनल की जाती है बाय ईओसी। हर टीम को बहुत लिमिटेड टारगेट दिया जाता है जो कि बड़े आराम से वो कर सकते हैं, और प्रॉपर हम एसओपीज भी फॉलो कर रहे होते हैं, उनको प्रॉपर गाइडलाइन दी होती हैं। और क्योंकि टीम्स, हमारी कोशिश ये होती है कि वही टीम रहें जो पहले भी कर चुकी हैं, ताकि उनको लोगों का भी अंदाज़ा हो, ताकि और उनको पता हो कि कौन कहाँ रह रहा है, किधर कितने बच्चे हैं और किस तरह से हमें जाना है। तो उससे एक हर टीम को अपने इलाके को जब जानते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं और उनको एतमाद होता है अपनी पूरी वर्किंग में। जब वो ये करते हैं तो हर तरह की चीज़ें पे वो बाकी चीज़ों पे भी ध्यान रख लेते हैं, एसओपीज के ऊपर भी, किधर जाना है, कैसे अपने आप को सेव रखना है, सारी चीज़ों पे होता है। और ये तो कैंपेन जैसे शुरू होती है इससे पहले का बड़ा प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर कंटिन्यूअस इनकी ट्रेनिंग हो रही होती हैं हर टॉपिक के ऊपर, अपने आप को सिक्योर कैसे करना है, एसओपीज कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, बच्चों को कन्वेंस कैसे करना है, माँ बाप को कैसे कन्वेंस करना है, एवरीथिंग। तो वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है जो कैंपेन से पहले पूरा वक्त चलता रहता है। तो जब हम वो अच्छा कर लेते हैं, वो तगड़ा कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे हमें बड़ी आसानी हो जाती है। अगर हम उस पीरियड के अंदर लिथार्जी दिखाएंगे या उस पीरियड को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो फिर कैंपेन में हमें मुश्किलात आ सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले जितने इंडिकेटर्स हैं ट्रेनिंग के वो सारे ग्रीन गए थे, और हमने बड़ा जोर दिया था कि सारी टीम्स की ट्रेनिंग हो, यूसीएमओ की ट्रेनिंग हो, हर चीज़ जो कि एक वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के ऊपर होती है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट ने पहले से डिफाइन किए हुए हैं, तो उसको मद्देनजर रख के हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जिस तरह मैंने कहा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है ना वो गुजर नाला भी आता है, तो वहाँ पर हाई रिस्क यूसीज भी हैं, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी भी हैं जो नोमेड्स हैं, उनको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो ताहा साहब कि आप लोग उनको भी उसी तरह उसी प्रायोरिटी के साथ देख रहे हैं कि ताकि जो है वो हाई रिस्क यूसीज जो हैं उनके ऊपर डेफिनेटली आप लोगों को ज़्यादा फोकस होता होगा, तो क्या बैलेंस रख पाते हैं या हाई रिस्क यूसीज पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं? नहीं, बैलेंस देखे रखना पड़ता है, क्योंकि ये पोलियो कैंपेन एक ऐसी कैंपेन है कि अल्लाह ना करे कि अगर कहीं से भी एक भी केस आ गया तो वो पूरे हमारे सिस्टम को जो है जीरो कर देगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी एक इलाके पे कंसंट्रेट करें और दूसरे को इग्नोर कर दें, या तो जस्ट ये ज़रूर होता है कि जहाँ हमारे हाई रिस्क हैं वहाँ पे हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ज़रूर देते हैं, लेकिन हमारी कंसंट्रेशन इक्वल होती है। जब एनालिसिस होती है तो हर यूसी को सेपरेटली एनालाइज किया जाता है
और यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कवर किए जाएं और अपने टारगेट पूरे किए जाएं। अच्छा, सबसे ज्यादा मुश्किलात था सब कहाँ मुश्किलात होती हैं ड्राइव को स्मूथ जो है ना ड्राइव करने में, कि जो है वो स्मूथली ड्राइव नहीं हो रही होती, मुश्किलात आ रही होती हैं, हडल्स आ रहे होते हैं, तो कहाँ पर ज्यादा ऐसा होता है, मतलब किस जगह पर, कम्युनिटी की बेसिस पर या वैसे कुछ और? बिल्कुल, देखें, ये मैं आपको बताऊं कि जो सबसे रिफ्यूजल हम मिलते हैं वो उनको हम कैटेगराइज अगर करें तो हम उनको अपनी जुबान में कह रहे होते हैं पोस्ट रिफ्यूजल्स। ये वो लोग हैं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं और अमूमन अपने बच्चों को डिफरेंट वैक्सीनेशन कराते हैं, लेकिन चाहे उसको आप मिस्टर्स कह लें, चाहे उनको के डिफाइंस कह लें, वो जब टीम जाती है तो वो उनसे पोलियो की तरफ नहीं पिलवाते। वो कहते हैं हमने रूटीन इम्यूनाइजेशन करा ली थी, हम बच्चों को टीके लगवा चुके हैं, हम नहीं कराएंगे। तो उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक तो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपने माइंड में एक चीज़ बना ली है कि वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से जनरल वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो पोलियो भी कवर हो जाता है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हर घर को ये समझाते हैं कि जी आप जो वैक्सीनेशन कराते हैं वो रूटीन की होती है, पोलियो की डिफरेंट वैक्सीनेशन है और ये बार बार करानी पड़ती है और ये एक नेशनल कौमी फरीजा भी है और एक नेशनल ड्यूटी है। तो उसके अंदर में बड़े रिफ्यूजल का सामना करना पड़ता है कि जिनके उन घरों से कि जो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन फिर भी रिफ्यूज करते हैं। अच्छा, तो उनको समझाने के लिए आप वो कम्युनिकेशन प्लान या कोई कम्युनिटी एंगेजमेंट्स वगैरह प्लान कर रहे होते हैं कोई अपनी कम्युनिटी के साथ? बिल्कुल, हमारे सोशल मोबिलाइजर्स होते हैं, हम खुद फील्ड में जाते हैं, हम खुद उनसे कन्विंस करते हैं और बड़ी कोशिश करते हैं उनको करने की, लेकिन दे आर द बिगेस्ट, मतलब जिसे कहते हैं, हमें उनको बहुत एफर्ट करना पड़ता है कन्विंस करने के लिए। अच्छा, ताहा साहब, आपके डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर्स जो हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की बात जो है ना वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है कम्युनिटी के अंदर, ख़ास तौर पर जो भी प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के डॉक्टर हों, तो उनको कम्युनिकेट करके, अगर इनसे कम्युनिकेट करते हैं आप लोग, उनको इंगेज करते हैं अपनी ड्राइव में, ताकि वो लोगों को ना कहें कि ताकि लोग रिफ्यूज़ल ना हो? नहीं, बिल्कुल करते हैं, बल्कि आगा खान हॉस्पिटल की हमें वैन्स भी मिल जाती हैं, बाकी जितने हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे साथ बड़ा सपोर्ट करते हैं और ये हम एक जनरल पैगाम भी डॉक्टर से भिजवाते हैं, डिफरेंट वीडियोस हम रिकॉर्ड करा के लोगों में भिजवाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जी पोलियो लगाना ज़रूरी है और अगर आपने रूटीन इम्यूनाइजेशन भी बच्चे की कराई हुई है तब भी आप पोलियो की तरफ जरूर खिलाएं। तो हमारा, आप समझें कि जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पुलिस हो, ये सारे इन कोऑर्डिनेशन काम करते हैं और पूरा एक हफ्ता जितनी नेशनल मशीनरी है वो सब जो है इस काम पे लगी होती है। अच्छा, सर, ओमिक्रॉन आपके डिस्ट्रिक्ट में भी डेफिनेटली उसी हिसाब से फैल रहा है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ज़्यादा मुतासर है ओमिक्रॉन से, तो ओमिक्रॉन की सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी आप मुझे बता दें, फिर जो है वो अब भले मैं आपको ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। बिल्कुल, हमने रिसेंटली स्मार्ट लॉकडाउन भी किए, करने पड़े क्योंकि काफ़ी फैल रहा है और हम इसके ऊपर वॉच भी रख रहे हैं कि इसकी फर्टिलिटी रेट क्या आ रहा है, किस तरह से लोगों को ये अफेक्ट कर रहा है, टेस्ट ज़्यादातर आ रहे हैं, लेकिन वी डू अंडरस्टैंड कि ये पीक पकड़ेगा और फिर ये नीचे जाएगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी ज़्यादा SOP इस्तेमाल करा सकें। शादी हॉल की गाइडलाइन हमें मिली है, रेस्टोरेंट्स की मिली हैं, तो जो हमें गाइडलाइन मिलती रहती है फ्रॉम द सिंध गवर्नमेंट और NCOC, हम उनको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं और लोगों से भी ये अपील करते हैं कि जी कम से कम मास्क पहने, क्राउडेड जगहों को अवॉइड करें और अपने आप को वैक्सीन कराएं जितनी जल्दी हो सके। यही तरीका है इससे बचने का, अदरवाइज तो कोई और तरीका नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या नाम था साहब, क्वाइकरी के ऊपर अगर हम बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपकी न्यूज़ भी कवर की थी और आप जो है ना क्वाइकरी के खिलाफ आपके असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो बड़ा एक्शन ले रहे थे। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में क्वाइक्स की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, इवन कि मैंने खुद भी जो है ना वो बहुत सारे क्वाइक्स को अपने मुख्तलिफ चैनल्स की तवज्जो जो मेरी मीन्स हैं उनके थ्रू मैंने DHO को कई दफ़ा जो है ना वो इन्फॉर्म भी किया, बताया भी। जो मुजफ्फर ओडो साहब थे उस वक्त DHO, अब तो मंगी साहब आ गए, तो उस वक्त मैंने उनको कई दफ़ा जो है ना बताया भी और मेरी उनसे कम्युनिकेशन भी होती रही, लेकिन उस तरह एक्शन नहीं हो जिस तरह आप कर रहे हैं। तो ये डोमेन DHO से, हेल्थ केयर कमीशन और DHO की और आप सबकी डोमेन है, तो क्यों हेल्थ केयर कमीशन और DHO अपनी तरफ से, खास तौर पर DHO की बात कर रहा हूँ क्योंकि उनके ही वो ही परमिशन देंगे, तो ये जो है ना वो आप लोग लॉकडाउन भी करेंगे और जाहिर है आप लोग इस तरफ भी आएंगे। तो क्वाइक्रीज के खिलाफ क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं मजीद, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वाइक्स हैं। अब मैं नंबर्स बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, 500-600 तो मुझे खुद मालूम है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो 500-600 की आप हमें लिस्ट दें ताकि हमारा काम भी आसान हो, हम उस पर पहले क्रैक डाउन करें।
नंबर 2 ये है कि पिछले 10 दिनों से तवातिर के साथ हमारा ऑपरेशन के साथ जारी है, और इनफैक्ट सो मच हो कि कल भी हमने एक को विजिट किया और डी सील के बाद उन्होंने चलाना शुरू कर दिया और उसको भी दोबारा सील किया और उसकी कानूनी कार्रवाई पे हम करें। तो इसके अंदर देखें, डीसी कैन नॉट डू इट अलोन, ना उसका लीगल पावर्स है। इट्स द वर्क ऑफ सिंध हेल्थ केयर कमीशन। हमें सपोर्ट मिलती है डीएचओ से। तो आपको जान के खुशी होगी कि लास्ट वीक भी मैं उनके सीईओ डॉक्टर एहसन कबीर साहब से मिला था, उनसे मीटिंग हुई थी। उससे पहले उनकी एंटी कोएक्री की टीम से मिला था। आज हमारा फिर रिव्यू मीटिंग हुई है जिसके अंदर डीएचओ भी मौजूद थे, उनकी टीम थी, पूरी सिंध हेल्थ केयर कमीशन की पूरी टीम आई हुई थी, डायरेक्टर एंटी कोएक्री आए हुए थे, सीईओ साहब आए हुए थे। तो हम लोगों ने यही एग्री किया है कि जो पिछले हमारे रिजल्ट थे वो बड़े पॉजिटिव थे। बड़ी चीजें हमें जो है पता चली, जो लोग कोएक्री थे, जो बिना किसी लाइसेंस के कर रहे थे, उन पर क्रैकडाउन हुआ है। तो यही फैसला हुआ है कि ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा और डेली की बेसिस पे होगा। ये नहीं होगा कि हफ्ते में एक दिन किया और फिर हम चुप होकर बैठ गए। इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस ऑपरेशन, और ये हमारे लोगों की जान बड़ी कीमती है। और इसमें सिंध गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि उन्होंने इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई और हमें ये सपोर्ट भी कर रहे हैं और पीछे से बैक भी कर रहे हैं कि जो भी इलीगल हेल्थ प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको रोका जाए। और इसके अंदर 3 स्टेक होल्डर्स, द एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें पुलिस भी शामिल है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन और डीएचओ स्टाफ, हम तीनों मिलकर ऑपरेशन करेंगे। और जो कि मीडिया पे भी हम बताते हैं कि आप खुद भी कवर करें, देखें कि किसी का ज्यादती ना हो, और हम खुद जाके चीजें देखेंगे। जैसे आपने खुद कहा कि सेंट्रल के अंदर काफी कंप्लेंट है कोएक्स की, तो वी आर अप अगेंस्ट इट, तो हम इसको एक जिहाद समझ के कर रहे हैं कि ताकि कोई किसी गरीब की जो है जान और माल से किसी को खेलने की इजाजत ना दी जाए। अच्छा, देखिए इस तरह कॉम्प्रिहेंसिवली आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने मुझे बताया और जाहिर है आवाम देख रही होगी, सुन रही होगी। ताहा साहब, क्वाइक्रीज के खिलाफ एक तो एक्शन होता है कि एक उनकी जो क्लिनिक है उसको सील कर दिया, सील करने के बाद उन्होंने दोबारा खुद से भी डीसील कर लेते हैं और वो दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो कानूनी कार्रवाई क्या है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने खुद भी पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट के जो है वो अहकामात ये हैं कि अगर कोई डॉक्टर नहीं होता और अपने आप को डॉक्टर कहता है, या कोई दंदान साज यानी कि डेंटिस्ट नहीं होता और अपने आप को डेंटिस्ट कहता है, तो वो उसके ऊपर कम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। लेकिन उसकी वजाहत नहीं की गई। तो किस तरह एक्शन लेते हैं आप लोग? खास तौर पर लीगल एक्शन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल लीगल एक्शन ही करते हैं हम, और सिंध हेल्थ केयर कमीशन का पूरा एक्ट है जिसमें पेनल्टीज भी बताई गई हैं और डी सील करने का तरीका भी बताया गया है। और अगर कोई खुद से सील खोल लेता है तो इस पर तो सीधी सीधी कानूनी कार्रवाई होती है, और वो हम करेंगे इंशाल्लाह। जिसमें सिंध हेल्थ केयर कमीशन हमारे साथ ऑन बोर्ड है। और आज भी हमारे जब सीईओ साहब से मीटिंग हो रही थी तो ये तीनों पॉइंट डिस्कस हुए थे, जिसमें बिल्कुल प्रॉपर लीगल तरीके से जो भी कार्रवाई होगी वो होगी, चाहे वो सीलिंग हो, चाहे वो बॉन्डिंग हो, चाहे वो व्हाटएवर हम डिसाइड करते हैं। और उसके बाद बिल्कुल लीगल तरीके से जो कि एक्ट मौजूद है, पेनल्टीज भी होंगी उसी एक्ट के तहत, और उसी एक्ट के तहत डी सीलिंग का जो प्रोसेस है वो भी किया जाए। सर, पेनल्टी तो काफी नहीं है। अगर एक पेनल्टी सपोज एक क्लिनिक है उसकी प्रैक्टिस ही एक दिन की 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, तो वो अगर उनके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी हो जाएगी तो उनको मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनको कोई ऐसी कार्रवाई हो कि वो उनको जेल किया जाए, क्योंकि ये तो एक तरह का कत्ल है। नहीं, पेनल्टी इज नॉट ओनली फाइनेंशियल पेनल्टी इज in terms of punishment, imprisonment as well, in terms of cancellation of any license that you may have, in terms of परमानेंट सीलिंग ऑफ प्रीमिसेस भी है। पेनल्टी तो एक से फाइनेंशियल पेनल्टी नहीं होती, पेनल्टी तो बहुत किस्म की है जो कि एक्ट में है, और हम एक्ट के अंदर ही रह के काम कर सकते हैं, हम एक्ट से बाहर रह के काम नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। तो अभी मजीद ऑपरेशन आप लोगों का जाहिर है पोलियो ड्राइव शुरू हो गई, तो अभी तो आप लोग अभी रोका होगा, तो दोबारा से ऑपरेशन कब शुरू कर रहे हैं क्वाइक्रीज के खिलाफ? मैं इंशाल्लाह मैं भी आपसे रब्ता करूंगा, और जिस तरह आपने कहा कि जो है ना लिस्ट दीजिएगा, मैं आपको बहुत सारे दंदान साज जो कि वाकई दंदान साज एज ए मैकेनिक हैं, डॉक्टर नहीं है, और मैं आपको ऐसे भी प्रैक्टिशनर दूंगा जो बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं है बट वो सी सेक्शन तक को जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे के पास आपको ले जा सकता हूं। तो ताहा साहब, कब दोबारा ऑपरेशन शुरू करें? इंशाल्लाह फिर आपसे कोलैबोरेट करूंगा, आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। आपको मैं खुशखबरी दूं कि हमने कोई ऑपरेशन क्लोज नहीं किया और ये डेली चलेगा। पोलियो के साथ साथ हम इसको भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ताहा साहब, प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद गुफ्तगू करते रहेंगे। नाज़रीन, वही बात है कि जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे, हम किसी भी चीज़ को पाकिस्तान से ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे वो कोरोना हो,
चाहे वो पोलियो हो। पोलियो की ड्राइव इतने अरसे से चल रही है और मैं देख रहा हूँ, जब मैं बच्चा था, छोटा था, तो मैंने खुद भी पोलियो के कतरे पिए थे और आज तक जो है बच्चे हमारे जो हैं वो पोलियो के कतरे जो हैं वो पी रहे हैं। नाज़रीन, पोलियो के कतरे सालों से पिए जा रहे हैं हमारे बच्चे, लेकिन पोलियो हमारे मुल्क से ख़त्म नहीं हो रहा। पोलियो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम खुद एज अ अवाम, एज अ पाकिस्तानी, हम नहीं चाह रहे कि पोलियो जो है वो ख़त्म हो, क्योंकि ये हम खुद नहीं चाह रहे। नाज़रीन, जब तक मैं और आप नहीं चाहेंगे कि पोलियो ख़त्म हो जाए तो पोलियो ख़त्म नहीं होगा, चाहे वो पोलियो हो या कोरोना हो। हमें एहतियात करनी होगी, पोलियो के कतरे हर बार हमें पीने होंगे, हर बार अपने बच्चों को पिलाने होंगे, और ख़ास तौर पर ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और अल्लाह ना करे कि वही सूरत हाल हो कि पूरे कराची में, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े और हम दोबारा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएं और लोग बेरोजगार हो जाएं। नाज़रीन, आपको, मुझे, हम सबको इस मुल्क का ख्याल रखना होगा और ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने कोशिश की थी कि हम डिप्टी कमिश्नर साउथ इरशाद सदर साहब को जो है ना प्रोग्राम में शामिल करें, लेकिन ज़ाहिर उनकी कोई मसरूफियात रही होंगी, इसलिए हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया और वो नहीं, उनसे कांटेक्ट हो पाया और वो नहीं आ सके प्रोग्राम में। तो हम कोशिश करेंगे किसी और प्रोग्राम में उनको जो है वो शामिल करें। तो नाज़रीन, ये सिर्फ इतनी सी बात है कि हमने और आपने एहतियात करनी है। पोलियो के कतरे अपने बच्चों को हर बार पिलाने हैं ताकि वो बच्चे, हमारा मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मेमार हैं, वो बच्चे पोलियो से महफूज रह सकें। ये मेरी और आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं तक था, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते वही एक बात, मुझे फिक्र ये नहीं है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये है कि कहीं ऐसा ही नहीं चलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।